Hello friends, welcome back to our new video. In our previous video, we had discussed about meaning and assumptions of economics. Now in this video, we will discuss about nature and scope of economics. हम अपनी वीडियो में इकोनॉमिक्स को बहुत डीपली स्टडी करेंगे सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स एज वेल एज यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम इन बाय वाचिंग दिस वीडियो. So let's start with our first slide. Nature of economics. uh, According to nature, we divided economics into two parts: economics as a science, economics as an art. Because now firstly discuss about economics as a science. Like science, the economic laws are universal in nature. Like science, बिल्कुल economics के जो laws हैं वो यूनिवर्सल है, नेचर अप्लाई यूनिवर्सली अप्लाई किए जाते हैं. इकोनॉमिक्स वेरीफाई करती है फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, बिल्कुल लाइक साइंस. इकोनॉमिक्स डज सिस्टमाइज्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर. सिस्टमाइज्ड इन्वेस्टिगेशन करती है, बिल्कुल सब्जेक्ट मैटर पे हम डीपली जाके स्टडी करते हैं. इट डिटरमाइन द कॉज एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप. बिल्कुल अगर हम इसमें स्टडी करते हैं कि अगर किसी चीज़ का कॉज हो रहा है तो उसका किसी ना किसी चीज़ पे इफेक्ट भी पड़ेगा, राइट? Economics is thus a science in some ways. Therefore, we can say that economics is science in some ways. Now, economics as an art. How? Because economics applies various ideas and solutions for various problems so as to get optimal utility. बिल्कुल हम इसमें वेरियस आइडियाज़ और सॉल्यूशंस को अपने प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करते हैं टू गेट ऑप्टिमल यूटिलिटी बाय स्कैरिफाइंग पॉसिबल लीस्ट रिसोर्सेज. बिकॉज इसमें हम लोग एजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लीस्ट हैं, लीस्ट पॉसिबल हैं, कि हमने उसका बेस्ट यूज़ करना है, उससे बेस्ट हमने अपनी सेटिस्फेक्शन गेन करनी है. सो दैट्स वाई इस इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट है. इकोनॉमिक्स एक आर्ट है कि बिकॉज इससे हम अपने जो यूटिलिटी है उसको ऑप्टिमल अचीव करना कर सकते हैं. इकोनॉमिक्स टीचेस हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी. बिल्कुल it directly involves in solutions of the problem by formulating and making practical implementation of various plans and policies. हम economic plans and policies को formulate कर सकते हैं. Therefore economics as an art. Thus हम क्या conclude करते हैं इससे? Science and art are complementary to each other. Therefore economics is both science as an art. तो हम ये मान के चलते हैं कि economics as a science भी है, economics as an art भी है. So scope of economics. Now the scope of economics. Scope can be divided into three terms: on the basis of definition, traditional approach and modern approach. सबसे firstly on the basis of definition. On the basis of definition, वेरियस इकोनॉमिक्स ने अपने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं और इकोनॉमिक्स को अलग अलग उस टर्म्स में डिफाइन की है. वेलफेयर डेफिनेशन इज गिवन बाय एडम स्मिथ. Wealth definition is given by Adam Smith. Welfare definition is given by Alfred Marshall. Scarcity definition is given by Lionel Robbins. Growth definition is given by Paul Samuelson. So let's study in detail. Wealth definition. Wealth definition. Adam Smith defines economics as a science of wealth. जो एडम स्मिथ हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया एज ए साइंस ऑफ वेल्थ. क्यों? बिकॉज उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स वॉज रिकॉर्डेड एज द साइंस विच स्टडीज अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ. बिकॉज उनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है कि कैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और कैसे हम कंजम्पशन कर रहे हैं किस चीज़ की, वेल्थ की. उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स को उन्होंने वेल्थ के पे जोर डाल के ही मतलब डिफाइन करने की कोशिश करी है. उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में. ये आप लोग देख सकते हैं. फीचर्स क्या हैं वेल्थ डेफिनेशन के? स्टडी ऑफ वेल्थ, वेल्थ की स्टडी कर रहे हैं. बिल्कुल मटेरियल गुड्स ओनली. मटेरियल गुड्स होते हैं कि जो हमें विजिबल होते हैं, कि लाइक हम कह देते हैं एप्पल्स हो जाते हैं, ऑरेंजेस हो जाते हैं, जो हमें विजिबल होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं, दैट आर नोन एज मटेरियल गुड्स.
देन वेल्थ चेंजेस, वेल्थ में कैसे चेंजेस आते हैं ये डिस्कस करते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओन वेल्थ ऑफ एन इकोनॉमिक मैन, कि हमने इस पे जोर, उन्होंने इस पे जोर दिया है कि हमने अब एक इकोनॉमिक मैन ने अपनी वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है, वो इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देता है। देन सेकंड, एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया एज अ वेलफेयर डेफिनेशन में। उनके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। हमने ये कल भी अपनी वीडियो में देखा था। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड। उनके वो एग्जामिन करते हैं उस पार्ट को जहाँ पे इंडिविजुअल और सोशल एक्शन कि लाइक हम इंडिविजुअल है वो अगर डिमांड क्रिएट कर रहा है कि उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जब वो क्लोजली कनेक्ट करते हैं विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ द मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, कि हमने जो मटेरियल हमारी यूजेस हैं उसको कंप्लीट करने के लिए कि उसका कैसे हमने यूज़ किया है, कैसे हम उससे अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अटेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने उन्होंने अपनी एल्फ्रेड मार्शल ने डिफाइन करने की कोशिश करी है। अब फीचर्स क्या है वेलफेयर डेफिनेशंस के? स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इसमें हम मैनकाइंड की स्टडी करते हैं, बिल्कुल सोशल एक्शंस की स्टडी करते हैं, मटेरियल वेलफेयर की स्टडी करते हैं, एंड नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है? नाउ नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद व्हाट ऑट टू बी। ऑट टू बी का मतलब होता है कि क्या हो सकता है। इट डील्स विद वैल्यूज, जजमेंट्स एंड ओपिनियंस, की लाइक ये डील करती है कि हमें क्या मतलब हमारी वैल्यूज हैं, जजमेंट्स एंड ओपिनियंस पे। ये फैक्ट्स को कंसीडर नहीं करती, ये सॉरी ये नहीं देखती कि व्हाट इज, कि क्या हो रहा है, ये देखती है कि क्या हो सकता है। अगर हम व्हाट इज की स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज पॉजिटिव साइंस, उसको पॉजिटिव साइंस बोलते हैं, जिसमें हम व्हाट इज की स्टडी करते हैं। अगर हम नॉर्मेटिव साइंस की बात आ रही है तो वहाँ पे हम सिर्फ ये देखेंगे ऑट टू बी की मतलब क्या हो सकता है, इसमें हम अपनी वैल्यूज, जजमेंट, फैक्ट्स नहीं कंसीडर करेंगे। फैक्ट्स कंसीडर करेंगे हम लोग पॉजिटिव साइंस में, राइट। स्कार्सिटी डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन दी है लायनल रॉबिन्स ने, वो अपनी उसमें डेफिनेशन में डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। उन्होंने अपनी उसमें बताया है कि हम इसमें ह्यूमन बिहेवियर का रिलेशनशिप चेक करना है कि एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव, जैसे जैसे जो चीज़ स्कार्सिटी डेफिनेशन में उन्होंने बनाया है कि स्कार्स जो सोर्सेज हैं उनके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव यूजेस से हम लोग कैसे अपनी जो मैक्सिमम गेन है वो अचीव कर सकें। ये चीज़ उन्होंने अपने डेफिनेशन में बताने की कोशिश करी है। फीचर्स क्या हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन के? लीडिंग टू चॉइस, बिल्कुल इससे हमें चॉइस के लिए हेल्प करती है, मिलती है, क्योंकि बिकॉज हम वही चीज़ लेंगे जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। एनालिटिकल अप्रोच भी लेती है एंड साइंटिफिक अप्रोच भी लेती है। एनालिटिकल अप्रोच हो जाती है कि हम लोग रूल्स एज एन आर्ट रूल्स वगैरह अप्लाई करके देखते हैं। साइंटिफिक अप्रोच में आ जाता है कि हम लोग जैसे उनको फॉर्मुलेट कैसे कर, जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई हैं उनको फॉर्मुलेशन, उनकी फॉर्मुलेशन कैसे होती है, तो ये चीज़ हम लोग साइंटिफिक में देखते हैं। इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेशन, यूनिवर्सली अप्लाई हो जाती है। वाइडनिंग ऑफ द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का स्कोप इसमें वाइडनिंग मतलब इससे जो इकोनॉमिक्स का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो जाता है। पॉजिटिव स्टडी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है इन ऑर्डर टू गेन सम, in order to gain some opportunity cost होती है when an individual gain over one unit against another। फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल्स भी कंज्यूम करते हो, ऑरेंजेस भी कंज्यूम करते हो। अगर आप एक एप्पल कंज्यूम कर रहे हो तो आप एक ही ऑरेंज कंज्यूम कर रहे हो, बट अगर आपने सोचा कि मैं ऑरेंजेस 2 कंज्यूम करना चाहती हूँ तो उसी अमाउंट ऑफ मनी में आप एप्पल्स खरीद ही नहीं पाओगे। तो अगर आपने अपने ऑरेंजेस की क्वांटिटी को इंक्रीज किया देन यू हैव टू फॉरगॉट कि आप एप्पल नहीं खा सकते। तो ये जो एप्पल अब नहीं खाना आपने बिकॉज आपने ऑरेंजेस की क्वांटिटी दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस, स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि आप अपनी प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग अपनी नीड्स को फुलफिल करोगे, राइट। देन आ जाता है ग्रोथ डेफिनेशन। ग्रोथ डेफिनेशन क्या कहती है? ग्रोथ डेफिनेशन इज गिवन बाय पॉल सिम्युल्सन। वो अपनी उसमें डेफिनेशन में डिफाइन करते हैं study of how men and society choose with or without the use of money, कि कैसे मैन और सोसाइटी चूज करते हैं कि चाहे वो मनी का यूज करें, चाहे वो पैसा मतलब बीच में इंक्लूड हो या ना हो, टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो विच कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, कि हमने जो हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, उनको कैसे इफेक्टिवली उसका यूज करना है टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम, ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें वेरियस कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन, कि हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन करें और सो दैट कि इंडिविजुअल उसका कंजम्पशन कर सकें नाउ एंड इन फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, कि अब जिसका फ़ायदा हमें आने वाले फ्यूचर में के लोगों को भी हो और ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी को भी हो। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में, ग्रोथ डेफिनेशन में ये बताया कि हमने अपने स्कार्स रिसोर्सेज का यूज़ करके कैसे हम अपने जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैसे हम अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ ग्रोथ डेफिनेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस, राइट, ये हमने पहले पढ़ लिया। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टाइम एलिमेंट, टाइम एलिमेंट को ध्यान में रखा जाता है यहाँ पे। इम्फेसिस किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, बिल्कुल हमने यही पढ़ा है कि इसमें ग्रोथ डेफिनेशन में कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का यूज़ करके कैसे हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन को इंक्रीज कर सकते हैं। एप्लीकेबल इन बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम आप लोग समझते ही हो, यूनिवर्सली ये कहीं भी अप्लाई हो जाता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोचेज, अब हमने तीन स्कोप में तीन पढ़े थे कि स्कोप के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन हमने अभी कंप्लीट किया। देन आ जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? इकोनॉमिक्स इज स्टडीड अंडर 5 मेजर डिविजन्स। सबसे पहले कंजप्शन, कि हमने एक्सट्रैक्टिंग यूटिलिटी फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन करनी है, यूटिलिटी कैसे अचीव करनी है गुड्स एंड सर्विसेज से, प्रोडक्शन करनी है विच पोजेसिव यूटिलिटी, एक्सचेंज मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयरिंग ऑफ इनकम बाय द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये वी विल डिस्कस इन लेटर। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस हाउ कैसे गवर्नमेंट मनी बनाती है, गवर्नमेंट को मनी मिलती है एंड कैसे वो स्पेंड करती है, किस इससे हम पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, ये सब आ जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंडर। देन मॉडर्न अप्रोच डिवाइड करती है इकोनॉमिक्स को इनटू 2 कंपोनेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो जाता है कि जब हम किसी इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, तो वो आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जब हम ले जाते हैं तो हम एग्रीगेट की स्टडी करते हैं, तो हम वहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे स्टडी नहीं करते, तब हम वहाँ पे एग्रीगेट बेसिस पे स्टडी करते हैं। Analyzes economic behavior of any particular decision making unit such as a household or a firm, कि किसी household किसी firm की हमने करी, बट हमने एज अ सोसाइटी की नहीं करी, हमने इंडिविजुअल पर्पज से करी है। Studies the flow of economic resources or factors of production from household or resources owners to business firm and flow of goods and services from business firms to households। बस वही है कि हमने इसमें एग्रीगेट की स्टडी नहीं करनी, हमने देखना है इकोनॉमिक रिसोर्सेज और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हाउस होल्ड ऑनर से बिजनेस फर्म्स में कैसे जा रही हैं, और जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है वो बिजनेस फर्म से हाउस होल्ड्स में कैसे जा रहा है। स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट विद रिगार्ड्स टू फिक्सेशन ऑफ प्राइस, बिल्कुल इंडिविजुअल यूनिट में डिसीजन मेकिंग यूनिट के अकॉर्डिंग हम प्राइस को फिक्स करते हैं, एंड आउटपुट एंड इट्स रिएक्शन टू चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन, एंड उसका क्या इफेक्ट पड़ता है अपने डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन में, इसको प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है, राइट। Then macroeconomics, study the behavior of the economic system as a whole or all the decision making units put together. When decision making units जब हम put together आ जाते हैं, then we study about macroeconomics. Macroeconomics में aggregate की study की जाती है, like total employment, GDP आ गया, GNP आ गया, national income आ गया, general price level आ गया, so therefore it is called as income theory.
हमने पीछे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोला था, उसको बोला जाता है प्राइस थ्योरी, बट इसको बोला जाता है इनकम थ्योरी, राइट। Scope of business economics. Now, because business economics is a really very wide term, so we have to discuss it in each and every topic in detail. Now the scope of business economics, demand analysis and forecasting में help की जाती है. Demand हमने एनालाइज करनी है कि मार्केट में कितनी डिमांड है, so that forecast किया जाए कि हमें कितनी यूनिट्स की प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है, कितनी आगे जाके हमें प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. सो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स इस चीज़ में हेल्प करती है. देन आ जाता है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस. कॉस्ट को कैसे, कॉस्ट को एनालाइज करना, कॉस्ट के एनालिसिस पे हम प्रोडक्शन के यूनिट्स की एनालिसिस करना है, सो दैट हम उसका प्राइस फिक्सेशन भी करनी होती है. Discovering economic cost and the ability to measure them are the necessary steps for a more effective profit planning, cost control and sound business practices. इससे हम प्रॉफिट प्लानिंग भी तभी कर सकेंगे अगर हम इफेक्टिवली कॉस्ट एंड प्रोडक्शन को एनालाइज करेंगे. देन आ जाता है प्रोडक्शन एनालिसिस. प्रोडक्शन एनालिसिस फ्रिक्वेंटली प्रोसीड्स इन फिजिकल टर्म्स, वाइल कॉस्ट एनालिसिस में आ जाता है मॉनेटरी टर्म्स, जिसमें फिजिकल टर्म्स में हम करेंगे. कॉस्ट कंसेप्ट को क्लासिफिकेशन करना, कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप को देखना, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, स्केल, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, ये सब कुछ हमने प्रोडक्शन को एनालाइज करने में फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं. प्राइसिंग डिसीजंस, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. प्राइसिंग डिसीजंस किए जाते हैं कि हमने किसी प्राइस प्रोडक्ट का प्राइस क्या सेट करना है, सो दैट कि ना तो कस्टमर ये हो कि विलिंग हो कस्टमर के लिए कि वो प्राइस पे करके वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करें. ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रख सकते हैं हम प्राइस, ये भी नहीं है कि बहुत कम रख सकते हैं, सो दैट कि हम अपने कॉस्ट को कवर अप ही नहीं कर पाएँ, राइट. देन आ जाता है प्रॉफिट मैनेजमेंट. प्रॉफिट मैनेजमेंट में हो जाता है कि हम लोग अपनी कॉस्ट को एनालाइज करके कैसे अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज कर सकते हैं. देन कैपिटल मैनेजमेंट. कैपिटल मैनेजमेंट में हो जाता है रिलेटिवली लार्ज सम्स आर इन्वॉल्व इन द फर्म्स कैपिटल एंड द प्रॉब्लम्स आर सो कॉम्प्लेक्स दैट देयर सोल्यूशन रिक्वायर्स कंसीडरेबल टाइम एंड लेबर. अब हमें कैपिटल मैनेजमेंट भी करने के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें कितने लेबर चाहिए, ये सब कुछ डिस्कस करना पड़ता है, कितना टाइम हम लेबर से काम करवा सकते हैं, ये सब कुछ ब्रीफली इसमें स्टडी किया जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस जो हमने अभी तक हमने स्टडी की है उससे आप लोग कौन से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हो, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.